नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार पाठक अपने गांव चमुआ से, बिहार राज्य में जो पड़ता है। और मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को एक ऐसा वीडियो दिखाया जाए जो बिल्कुल ही रॉ है, बिल्कुल ही अनकट है। तो मैंने सोचा कि भाई हमारे यहाँ बिहार में गन्ने की बहुत ही अच्छी खेती होती है। तो खेती जो होती है, तो शहर में जब मैं पोस्टेड था तो लोग अक्सर पूछा करते थे कि आप जो है आपके यहाँ गन्ना कैसे उपजाया जाता है, कैसे उसकी छिलाई होती है, कैसे वो चीनी मिल में जाता है, कैसे गुड़ बनता है। तो आज मैं अपने खेत में आया हूँ और हमारे साथ यहाँ इस खेत में जो आप देख रहे हैं, एक तरफ गन्ने की कटाई हो रही है और दूसरे तरफ जो है गन्ने की बुआई हो रही है। तो पूरे गन्ना का क्रम जो है, तो लगाने से लेके और चीनी मिल या गुड़ बनाने तक की प्रक्रिया के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। और इस गांव के बहुत ही प्रसिद्ध किसान हमारे साथ हैं, लोकेश पाठक जी। तो लोकेश पाठक जी भी हमारे साथ होंगे और गांव के किसान भी हमारे साथ होंगे। गन्ने की कटाई भी हो रही है, गन्ने की बुआई भी हो रही है। तो चलिए अब आपको शुरू करते हैं ये वीडियो। निश्चित रूप से तो कल आ जाइएगा, सच के बहुत ही करीब है और आप लोगों को बहुत अच्छा होगा। मेरा बस इतना ही इसका मेन उद्देश्य यही है कि आप लोगों को गन्ने के बारे में कुछ बताया जाए। तो मैं अपने खेत में हूँ और खेत में ही ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। तो चलिए अब चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। मिलते हैं किसान श्री लोकेश पाठक से। तो ये हैं लोकेश पाठक जी, हमारे गांव के बहुत ही अच्छे किसान हैं। इनको खेती बाड़ी के बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज है। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों नहीं इन्हीं से पूछा जाए कि भाई खेती बाड़ी कैसी होती है गन्ने की, या इस समय जो रबी की फसलें लगी हुई हैं, गेहूँ की फसलें लगी हुई हैं वो है और ये है। तो चलिए पूछते हैं। तो श्री लोकेश पाठक जी, पियरी माटी में आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बिहार में जो सबसे मुख्य जो पौधे होते हैं जो लगाए जाते हैं कृषि कार्य के लिए, जो हमारे मतलब कि जो खेती बाड़ी प्रमुख रूप से जो बिहार में होती है, उसमें एक बड़ा ही प्रसिद्ध नाम आता है गन्ने का, जो कि जैसा कि मुझे सुनने में आया है कि ये आपको कैश क्रॉप ही माना जाता है। तो इसका मैं चाहता हूं कि शुरू से लेके अंत तक इसके बारे में बताएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो पियरी माटी को लेकर के आप खेत में चले आए रियल वीडियो बनाने के लिए, किसानों की स्थिति और उनके उत्पादों को दिखाने के लिए। इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके प्रति कृतज्ञता अर्पित करता हूं। जहाँ तक गन्ने की बात है तो बिहार में पश्चिमी चंपारण जिला जो है जिससे हम लोग आते हैं, उसमें गन्ने की भी खेती होती है। गन्ने की खेती उन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है जिन क्षेत्रों में शुगर फैक्ट्री की सुविधा उपलब्ध है। जैसे हमारे यहाँ रामनगर और नरकटियागंज, ये दो बड़े मिल हैं, चंपारण के ही नहीं बल्कि बिहार में सबसे बड़े मिल हैं। और इनके रिजर्व के हम लोग किसान हैं, ये सारी सुविधाएं भी हम लोग को उपलब्ध कराते हैं, जिसके चलते यहाँ गन्ना की खेती होती है। लेकिन उत्पादन की मात्रा अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ थोड़ी कम रहती है। सरकारी प्रयास भी होते हैं लेकिन वो भी नाकाफ़ी सिद्ध होते हैं। कारण है कि यहाँ की मिट्टी और जलवायु गन्ने की फसल के लिए पूर्णतः अनुकूल नहीं है। तो यहाँ जो भी किसान गन्ने की खेती करते हैं वह निश्चित रूप से अपने पौरुष के बल पर ही करते हैं। यहाँ की मिट्टी जो है थोड़ा दोमट टाइप की मिट्टी है, काफ़ी इसको भोजपुरी में कहा जाता है कि करारी मिट्टी कहा जाता है, करियल मिट्टी, करियल मिट्टी। हाँ। तो इसलिए यहाँ खेती करना थोड़ा सा उतना अनुकूल तो नहीं माना जाता है, लेकिन किसान अपने मेहनत से इसको कर लेता है और शुगर फैक्ट्री के तरफ से भी सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है, जिससे किसान यह कर पाने में सक्षम होता है। अच्छा पाठक जी, आप ये बताएं हमको कि ये जो गन्ने की फसल जो है एक्चुअली ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये देश के उन लोगों के लिए बनाया है जो शहरों में जीवन जिन्होंने शुरू किया और शहरों में ही कार्यरत हैं। चाहे आपको जो है नेशनल कैपिटल दिल्ली की बात हो या मेट्रो की बात हो या बड़े शहरों की बात हो, वे बच्चे नहीं जानते। वो केवल जो है फिल्मों में देखते हैं, खलिहान के वीडियो में देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, इंस्टा पर देखते हैं। तो इनको जो है इस सच से रूबरू कराने के लिए मेरा प्रयास है कि आप खेत में खड़े हैं जहाँ पर सारी एक्टिविटी पूरी तरह से हो रही है। तो इसके बारे में बताएं कि गन्ना का पूरा चक्र आप बताएं
कितने दिनों का होता है, कितनी प्रजातियां होती हैं, कैसे लगाया जाता है, कैसे उसका जो है संवर्धन किया जाता है, फिर उसकी कटाई कैसे होती है, ये इसके बारे में पूर्ण रूप से हमारे दर्शकों को बताएं आप। सबसे पहली बात है कि गन्ने की रुपाई के लिए खेत की मिट्टी का तैयार होना बहुत ज़रूरी है। उसमें जुताई काफ़ी करनी पड़ती है, जो काफ़ी कॉस्टली भी है आजकल के समय में, जबकि डीजल इत्यादि के दाम बढ़ गए हैं, तो गन्ना के जुताई में सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग आती है। तो कॉस्ट के मामले में गन्ने की हम लोग की मिट्टी पर ज़्यादा कॉस्टिंग हो जाती है जुताई की, क्योंकि हम लोग की मिट्टी थोड़ा सा दूसरे टाइप की मिट्टी है। ये धान के लिए, रबी फसलों के लिए तो बहुत बेहतर है, लेकिन गन्ने की खेती के लिए उतना बेहतर नहीं है। इसमें कितना भी हम लोग जुताई करते हैं तो भी आप देख रहे हैं, आप जहाँ तक नज़र जा रही है यहाँ ऐसे गोला गोला सा दिख रहा है। तो ये है कि जब हम लोग गन्ने की बुआई करते हैं तो उसमें जब मिट्टी उसके ऊपर दिलाया जाता है तो उसमें हवा पास कर जाता है। हवा पास करने के बाद क्या होता है कि ये जो हम लोग गन्ने की कटाई करके लगाते हैं ये सूख जाता है। तो जर्मिनेशन के पहले अगर ये सूख जाएगा तो निश्चित रूप से इसकी जर्मिनेशन नहीं हो पाती है। तो इस पर काफ़ी हम लोग को गंभीर रहना पड़ता है कि कैसे इसका जर्मिनेशन करा ले। तो हमारे यहाँ जो ये मिट्टी का स्वरूप है, इसमें जर्मिनेशन करना सबसे बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि यहाँ का मिट्टी करैल मिट्टी कहा जाता है। इसमें एयर पास कर जाता है। अच्छा। और बसंतकालीन बुआई के समय यह काफ़ी चुनौतीपूर्ण होता है कि वो गेंडी जमने के पहले सूखे नहीं तो बहुत सारे किसानों का फसल बहुत अच्छे से लगाते हैं, लेकिन वहीं जब पछिया हवा चलने लगती है, तेज हवाओं के चलते वो सूखने लगता है। तो हम लोगों ने हालांकि अब शुरू कर दिया है कि थोड़ा सा मिट्टी दे करके उस पर थोड़ा सा पानी उसकी नाली में बहा दिया जाता है, जिससे वो नमी को रखता है। और पाठक जी, आपके साथ और भी किसान यहाँ पर हमारे साथ हैं। इसमें हमारे तिवारी जी कृपया आप आएँ और आप भी अपना अनुभव बताएं कि ये केन क्रॉप कैसे लगता है, यानी कि गन्ने की फसल कैसे लगाई जाती है, इसकी कटाई बुआई कैसे होती है। साथ में हमारे किसान भाई हैं यादव जी कैसे काटते हैं ये भी दिखाएंगे, और कैसे इसको छीलते हैं, तैयार कैसे करते हैं कि ये गन्ना जो है चीनी मिल में जाने के योग्य बने, या इसकी अगर गुण बनने की के तरफ ले जाना है तो वो कैसे बनता है। तो आप भी आइए यादव जी, और मेरे सामने थोड़ा सा आप भी बताइए कि काटने में क्या दिक्कत होती है और कैसे होती है। आप आए। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि नेपाल से सटा हुआ इलाका है, हमारा शिवालिक रेंज आता है हिमालयन रेंज से, तो उधर से सारी नदियां इधर ही आती हैं। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये उर्वरा भूमि होनी चाहिए। तो उर्वरा भूमि में कितने तरह के पौधे आप लगाते हैं जो कि काफ़ी सफलतापूर्वक यहाँ से उसके पैदावार होते हैं। तो तिवारी जी कृपया बताएं आप, ये गन्ना कौन सी प्रजाति का गन्ना है तिवारी जी? हाँ, इस गन्ना का वेट बहुत अच्छा होता है। इसका बुआई क्रमशः अक्टूबर में यदि होता है तो बहुत अच्छा इसका यील्ड निकलता है। अक्टूबर में बुआई करने के लिए कम समय वाली धान की बुआई की जाती है, जो कि 3 माह 3.5 माह तक धान निकल जाए, और उस समय यदि धान काटने के बाद इस गन्ना को लगाया जाता है तो इसके लिए काफ़ी समय मिलता है, और काफ़ी समय मिलने पर इस गन्ना का उपज बहुत अच्छा होता है। अच्छा, यानी कि उसको समय ज़्यादा देने पर गन्ना पूर्णतः तैयार हो जाता है, उसमें रस भर जाते हैं, और उसकी जब कटाई होती है और उसकी जब पेराई होती है तो चीनी का रस ज़्यादा निकलता है। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ। अच्छा, तो चीनी का रस भी निकलता है और किसान का यील्ड भी बढ़ जाता है, अच्छा हो जाता है, मैच्योर्ड हो जाता है गन्ना, इसके रस भर जाते हैं और इसमें चीनी की मात्रा बढ़ती है। तो निश्चित रूप से चीनी की मात्रा से हमारे इस गन्ना का वेट भी बढ़ता है, तो मिल को भी फायदे होते हैं और किसानों को भी फायदे होते हैं। तो इसलिए मैच्योर्ड गन्ना, तो ये थोड़ा सा ये जो वैरायटी है CO 1400 से ये थोड़ा सा बौने किस्म की प्रजाति है। अच्छा, लेकिन हमारे यहाँ जो 38 करके गन्ना हुआ करता था, यहाँ के किसानों के लिए सबसे बेहतर वही होता था और मिल के लिए भी बेहतर होता था, क्योंकि रिकवरी शर्करा उसमें ज़्यादा आती थी। लेकिन उसमें अचानक से बीमारी आई और वो धीरे धीरे अब उसको किसान नहीं लगा पा रहे हैं, लगाएंगे तो वो रिस्की हो जाएगा। तो उसके विकल्प के रूप में 118, 14201 बहुत पहले से चला आ रहा है, 9301, यही सब खेती करने के लिए किसान मजबूर है। तो उसमें 18 है, तो 18 में थोड़ा सा उसका रैटून जो होता है, खूंटी जिसे कहते हैं, वो बहुत बेहतर नहीं हो पाता है।
उसकी टेलरिंग थोड़ी कम है, जिसके कारण हमारे किसान चूंकि चाहते हैं कि 2 साल कम से कम एक बार गन्ना लगाने के बाद 2 साल आराम से हम काट सकें, तो उसके लिए ये 14201 भले ही बौने प्रजाति की है, लेकिन इसमें भी अगर सही ढंग से फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया जाए, कीटनाशक का प्रयोग किया जाए और ग्रोथ बूस्टर्स का यूज किया जाए तो ये भी बेहतर हो सकता है। और कई किसानों ने ऐसा करके दिखाया है, इसकी हाइट को बढ़ाया भी है। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं और इसी की बाग भी करा रहे हैं, बसंतकालीन बाग हो रही है, तो निश्चित रूप से ये बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद है। और किसानों के पास दूसरा कोई बेहतर विकल्प वैरायटीज में नहीं दिख रहा है। एक 118 और एक 14201 यही मिल इसको प्रमोट भी कर रहा है और इसमें किसानों की भी यील्ड बढ़ रहा है और मिल को भी शर्करा की पूरी मात्रा मिल रही है। तो किसान और मिल दोनों के लिए जो बेहतर होता है वो वही गन्ना यहाँ प्रमोट किया जाता है। तो अच्छा, कुछ सवाल लेते हैं हम अपने यादव जी से। यादव जी ईख की कटाई कर रहे थे, गन्ने की कटाई कर रहे थे। यहाँ पर जो हमारे जो लोग हैं, किसान परिवार से लोग हैं, अपनी गन्ने की कटाई कर रहे हैं। तो यादव जी आप बताइए कि इस बार ये गन्ना जो आप काट रहे हैं, ये पूरी तरह से अच्छे तरीके इसकी फसल तैयार हो गई है कि अभी थोड़ा और बढ़ना था इसको? बढ़ावल जाए तो कुछ बोलबो करी। नहीं बढ़ा जितना माने बा खाद पानी जितना दिया। अच्छा, ये जो गन्ना आप लगाए हुए हैं, इसका ये कब इसका प्लांटेशन हुआ था, यानी कि इसका पौधा कब रोपण हुआ था? ये अक्टूबर माह वाला, नवंबर माह वाला है या लास्ट ईयर के मार्च अप्रैल में हुआ था, फरवरी में हुआ था? फरवरी में फरवरी में होता है। अच्छा, इनका कहना है कि ये फरवरी का पौधा है जो कि आपके सामने है। ये किसान परिवार के लोग हैं, हमारी महिलाएं हैं, ये बड़े ही मेहनती लोग होते हैं और अपने मेहनत के दम पर यही तो सच्चाई है, दुनिया को दिखानी है कि भाई हमारे ग्रामीण जीवन में एक एक पैसा अपने पसीने से आता है, अपने मेहनत से आता है और अपने ही परिश्रम के बल पर ही इसको किया जा सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। काट लेता है। एक टायर में कितना क्विंटल होता है? 20 क्विंटल। अच्छा, ये बताइए कि 1 क्विंटल का आज का रेट जो चीनी मिल किसानों को देती है वो कितना है? 280 280 380। अच्छा, अब जो है हम जानना चाहेंगे लोकेश पाठक जी, आप ये बताइए कि अब पूरा चक्र हमको समझा दीजिए कि दर्शकों को ये बताएं कि गन्ना इस तरह से बुआई होती है और इस तरह से कटाई होती है, यानी कि शुरू में पौधा लगाने से लेके और पौधा में किस तरह से आजकल बहुत सारा तकनीक आ गया है, तो उसमें किस किस तरह के पौधे लगाए जा सकते हैं, कौन से महीने में लगाए जा सकते हैं और जिसकी संभावना ये है कि पूरी मैच्योरिटी यानी 12 महीने का जो चक्र है या 14 महीने का जो चक्र है पूरा हो जाए और गन्ना पूरी तरह से तैयार हो जाए, जिसमें कि आपके कहने के अनुसार से यील्ड भी अच्छा हो, यानी कि उसका वजन भी ज़्यादा होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गन्ने की 2 सीजन होती है बुआई की। एक अक्टूबर नवंबर होती है और दूसरा यही बसंतकालीन जिसे हम कह रहे हैं, जनवरी लास्ट से लेकर फरवरी पूरा हमारे यहाँ बस इतना तक चलता है। बहुत कम मात्रा में मार्च में फर्स्ट वीक तक लोग गन्ना लगाते हैं। हमारे यहाँ ऋतु का जो परिवर्तन होता है वो गन्ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसको समझना। अक्टूबर नवंबर इसलिए कि जर्मिनेशन के लिए जितना टेम्परेचर आवश्यक होता है वो अक्टूबर नवंबर में हमारे यहाँ होता है। नवंबर हाफ के बाद यहाँ टेम्परेचर डाउन हो जाता है, जिसके चलते हमारे यहाँ गन्ने की अगर बुआई भी हम करते हैं तो उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। यानी कि अब सवाल है कि ठंडक हो जाती है। हाँ, ठंडी आ जाती है। अब सवाल है कि सभी किसान उसी समय क्यों नहीं लगाते हैं, ये अक्सर पूछे जाने वाले सवाल है। तो अक्सर किसान इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि किसानों के खेत में उस समय तक मीडियम टर्म वाली धान लगी हुई रहती है, जिसकी कटनी ही नवंबर के लास्ट तक होती रहती है। और जब तक धान निकल करके वो फसल लगी हुई फसल निकल करके किसानों के खेत से बाहर नहीं चला जाए, तब तक उस खेत की जुताई भी बढ़िया से नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए 80% किसान जो हमारे यहाँ हैं वह धान की जो मध्यमकालीन वैरायटीज लगाते हैं अपने खाने के लिए या बेचने के लिए, वो उसको जब तक काटेंगे नहीं तब तक वो खाली खेत नहीं कर सकते हैं। जब तक उनकी धान की कटनी होती है ठंडी की दस्तक हो जाती है और उस मौसम में अगर हम गन्ने की खेती करें तो उसका जर्मिनेशन बिल्कुल बुरी तरह से प्रभावित होगा और वह नहीं आएगा।
अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम मैक्सिमम जो यहाँ पर गन्ने की खेती करें वो बसंतकालीन करें। उसमें 2 महीना 3 महीना हमारे खेत को रेस्ट भी मिल जाता है और हम उसकी तैयारी करते हैं। बसंतकालीन गन्ने की बुआई हम जनवरी लास्ट यानी कि जो मकर संक्रांति है उसके। हाँ, तो कहने का मतलब है कि आप आइए तिवारी जी, आप ये बताएं कि ये जो पाठक जी ने जो कहा कि इसका यही कारण है, तो हमको भी लगता है, हम भी किसान परिवार से हैं, हम ये खेती कराया करते थे, कभी कोई ज़माना था छोटे छोटे थे, उसके बाद सेवाओं में चले जाने के बाद से ये सारी चीज़ें छूट गई। तो आज मैंने सोचा कि भाई अपने खेत से ही उसको शुरू करते हैं, लोगों को बताएं कि भाई ऐसे भी होता है, बिहार में गन्ने की फसल लगाई जाती है, उसकी कटाई भी होती है और कैसे बुआई होती है, ये सब कुछ दिखाने के लिए। तो आप बताइए कि ये जो सीज़न, जैसे पाठक जी ने कहा कि भाई हाँ ये बहुत ही बेहतरीन सीज़न होता है इसको लगाने के लिए, इसमें जर्मिनेशन ज़्यादा से ज़्यादा होने की संभावना होती है। आप अपना अनुभव बताइए। हाँ, जो है सो माघी बाव हम लोग इसको कहते हैं। अच्छा। तो बसंत पंचमी के बाद से हम लोग इस गन्ना को लगाते हैं खेत में। और बसंत पंचमी के बाद जब हम लोग गन्ना लगाते हैं तो इसमें टेम्परेचर आ जाती है आवश्यकता के अनुसार, और टेम्परेचर यदि मिलता है, खेत में अच्छा नमी भी समय रहता है, तो टेम्परेचर रहने पर जो बीज का अंकुरण बनता है वो तेजी में निकलता है, अच्छा से अच्छा मैंने उसका जमता होता है, अच्छा मतलब फोर्स में उसका जो। चलिए तिवारी जी, मैं समझ गया कि लोगों को भी, दर्शकों को भी ये पता चल गया कि अच्छे तरह की फसल जो है वो इस मौसम में अगर लगाया जाए, चाहे इसके बाद जैसे बढ़ता हुआ मौसम है, यानी कि जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में जो भी पौधे लगाए जाएंगे, मतलब कि जो भी बुआई होगी गन्ने की, वो सही तरह से उसका जर्मिनेशन होगा, यानी कि पौधे विकसित होंगे और तंदुरुस्त होंगे और बहुत ही ईल्ड वाले होंगे। यही कहना चाहते हैं ना आप? तो ओके। अब पाठक जी, हम आपको जो है ये कहना चाहते हैं, आपसे आग्रह ये है कि आप जो इसकी प्रक्रिया है, जिसको कि आप अपने अनकट के रूप में, मतलब कि एकदम रॉ में दिखाइए, जैसे ये बुआई हो रही है कैसे हो रही है। मैं कैमरा को उधर मूव करता हूँ, आप हमको बताइए ये बुआई, उसके बाद कटाई, ये पूरा चक्र हमको समझाइए। तो चलिए चलते हैं अब बुआई की प्रक्रिया को देखते हुए। ये सबसे पहले खेत को तैयार किया गया है, बेहतर से बेहतर तैयार करने का ये जो है, ये यही हम बोल रहे थे, इसको ढेला कहा जाता है। ये कम से कम होना चाहिए। मैंने जो कहा कि हमारे यहाँ की मिट्टी थोड़ी अनुकूल नहीं है गन्ने के लिए, तो इसीलिए कहा क्योंकि ये गन्ने की खेती के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है। खेत की अंतिम जुताई के बाद ये नहीं रहना चाहिए। ये जब हमारे गन्ने के ये आंख पर जब पड़ जाता है तो गन्ने का जर्मिनेशन रोक देता है। तो ये जितनी मात्रा में रहेगा उतना ही आपका गन्ना का जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सबसे पहली जरूरत होती है कि खेत की जुताई बेहतर से बेहतर ढंग से करें। उसके बाद 2 तरीके से हम लोग खेती करते हैं। एक इसमें ये जनरल मेथड लगा रहे हैं, कहीं कहीं ट्रेंच से भी होता है, हम लोग ट्रेंच का भी बाव कराते हैं, लेकिन इस खेत में मैंने इसको जनरल मेथड से ही कराने का, ये जो क्यारी है इसको जनरल क्यारी कहा जाता है। कैसे बिछाते हैं क्यारी को? ये तो ट्रैक्टर का यंत्र है, रीजिंग उसको कहा जाता है, रीजर कर दिया गया है। और उसके बाद इसमें देखिए खाद दिया जा रहा है। प्रति एकड़ फर्टिलाइजर जो हम लोग देते हैं, DAP 2 बैग और 1 बैग MOP पोटास जो होता है वो देते हैं। गन्ने की खेती के लिए पोटास बहुत जरूरी पोषक तत्व है, इसलिए गन्ने की खेती में पोटास की मात्रा बढ़ा करके देनी चाहिए। हालांकि पोटास बहुत महंगा हो गया। अच्छा पाठक जी, क्या ये जो गन्ने की छिलाई हो रही है इसी में लगाया जा रहा है, इसी गन्ने को? हाँ, ये सेम यही वेराइटी है, इसी में से छील करके इसमें लगाया जा रहा है। तो दर्शकों, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये गन्ना यहीं कटाई हो रही है और सीधे जो है इसकी छिलाई हो जाएगी। केवल जो हल्का छिला जाएगा कि उसके जो आँख होते हैं जिससे कि आपको वर्ड्स निकलते हैं वो इसी से डिस्टर्ब ना हो, वो फट ना जाए, इसलिए वैसा ही किया जाता है। तो देखिए ये गन्ने की छिलाई हो रही है साधारण तरीके से, ज़्यादातर इसको हाथ से छीलते हैं। तो अब आइए कि ये गन्ना कट गया, उसको तैयार करके ये छोटा छोटा रूप जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है बच्चे और जो है गांव के किसान के बच्चे हैं सारे जो है ये कट के तैयार है। और कट के तैयार होने के बाद से ये क्यारियों में इसको भरा जा रहा है। इसको ये 2 आँख का ये आँख है 2, ये 2 आँख का गेड़ी हम लोग काटते हैं। सबसे बेहतर इसी को माना जाता है। अच्छा। क्योंकि जितना छोटा रहेगा
जुताई उताई के समय में ये उखड़ता नहीं है, तो जर्मिनेशन बरकरार रहता है। इसलिए इसके पीछे यही लॉजिक है कि इसको छोटा छोटा काट करके ही खेत में लगाया जाए, क्योंकि इसके बाद जब हम इसकी निराई गुड़ाई करते हैं तो उस समय यह निकले, अगर एक दो निकल भी जाए तो ज़्यादा जगह को माने पौधा विहीन नहीं करे। अच्छा। इसलिए हम लोग इसको छोटे काट करके 2 आंख की गेंड़ी हम लोग लगवाते हैं। तो ये क्यारियों में जो गन्ने के ये छोटे छोटे टुकड़े काट के लगाए गए हैं, हाँ। ये इसके बाद से क्या करेंगे पाठक जी आप? इसके बाद इस पर मिट्टी डलवाएंगे और देख लेंगे, अगर पानी भी छोड़ा जा सकता है। अगर अच्छा। नमी की कमी रहेगी तो थोड़ा सा इन क्यारियों में पानी छोड़ा जा सकता है। पानी छोड़ देने से एकदम सिक्योरिटी हो जाती है 100% ठीक है। कि हमारा जर्मिनेशन ज़्यादा प्रभावित नमी के कमी के चलते नहीं होगा। अच्छा अच्छा, उसके बाद से इसमें ये गन्ना जब लगाया जाता है तो क्या इस मौसम में इसके साथ कोई और भी फसल लगाई जाती है? नहीं, इस समय कोई फसल लगाने के लिए लोग लगा सकते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। जो सब्जी वब्जी की खेती लोग करते हैं, लेकिन वो इन क्यारियों में नहीं संभव है। उसके लिए ट्रेंच जो मैंने कहा, उन ट्रेंच की अगर खेती करते हैं तो कुछ लगाया जा सकता है, भिंडी लगाया जा सकता है, प्याज लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे बेहतर होता है वही जो उस समय अक्टूबर नवंबर वाली जो बुआई होती है, उसमें सह फसली तो अनिवार्य रूप से हमारे किसान लेते हैं। अच्छा। और उस समय हम लोग ऐसी इस तरीके से खेती नहीं करते हैं। उस समय हम लोग ट्रेंच का ही उपयोग करते हैं। ट्रेंच क्या विधि होती है? ट्रेंच थोड़ा सा चौड़ा होता है, 3 फीट की उसकी दूरी होती है, क्यारी से क्यारी की दूरी, और उसमें हम लोग बीच में काफी जगह रहता है जहां हम लोग सहफसली ले सकते हैं। अच्छा। उसमें आलू लगा सकते हैं, फिर मसूर लगा सकते हैं। लेकिन मौसम होगा जो आप जो है नवंबर या अक्टूबर के मौसम में ही लगा सकते हैं। मैंने आलू मेन हम लोग करते हैं ट्रेंच मेथड में। आलू यहाँ सबसे ज्यादा मैंने टेस्टेड है, मसूर है, तो इसलिए हम लोग उन चीज़ों को रबी के बाद कुछ लोग तो अब आजकल के गेहूं लोग भी लगाने लगे हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ गेहूं नहीं लगता है। हम लोग के यहाँ मैक्सिमम आलू ही लगता है। अच्छा। हाँ, आलू लग सकता है, गोभी भी लग सकता है, कोई साग की प्रजाति है वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन किसान हमारे यहाँ मैक्सिमम आलू की ही खेती सहफसली के रूप में करते हैं, और थोड़ा थोड़ा मसूर की भी खेती होना शुरू हो गया है। अगर इस समय हम लगाएं ट्रेंच मेथड से तो उसमें सबसे बेहतर मूंग की खेती होगा। अच्छा। और शुगर फैक्ट्री हरिनगर भी उसको प्रमोट करता है कि मूंग की खेती हम लोग करें, और बेहतर उत्पादन भी होता है। सबसे बड़ी बात है कि मूंग की खेती से इसके पोषक और न्यूट्रिशन जो होते हैं सॉइल के, वो बने रहते हैं, मेंटेन रहते हैं, तो उससे फायदे होते हैं। अच्छा। लेकिन फिर इस क्यारी में हम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ट्रेंच ही करना होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। करने के लिए तो इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत दिक्कत होगी, गन्ने को दिक्कत होने लगेगी। यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि बिहार के जो उत्तरी बिहार का जो पोर्शन है, जो क्षेत्र है हमारे यहाँ, वहाँ गन्ने की फसल लगाई जा सकती है। और ये इस पर निर्भर करता है कि अगल बगल में चीनी मिल है कि नहीं, चूंकि चीनी मिल हाँ। मेन है। कोई किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए उसके सप्लाई चेन को दुरुस्त रखना। हमारे यहाँ गन्ना की खेती इसलिए भी होती है क्योंकि हमारे पास सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग है। अच्छा। हरिनगर शुगर फैक्ट्री जो शायद बिहार का सबसे बड़ा शुगर फैक्ट्री है, उसका हर चीज बहुत बेहतर है। नरकटियागंज शुगर फैक्ट्री पहले तो छोटी थी, लेकिन आज के समय में वो बराबर का टक्कर दे रही है। अच्छा। तो इन दोनों ही शुगर फैक्ट्री के प्रयास से यहाँ लोग प्रोत्साहित होते हैं, गन्ने की खेती करते हैं, सारे तरह की फैसिलिटीज भी मिलती है। पेमेंट भी बहुत अच्छा हो गया है, पहले नहीं होता था। पेमेंट बहुत महीनों के बाद होते थे, उसके लिए चक्कर लगाने होते थे। अब पेमेंट भी बहुत दुरुस्त हो गए हैं। गन्ना गिराते ही हरिनगर शुगर फैक्ट्री तो तीसरे दिन पेमेंट आपके खाते में भेज देती है। तो ये सब बेनिफिट है जो किसान उठा रहे हैं। और कैश क्रॉप के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर अभी भी हमारे पास यही है, गन्ना ही है, जिससे किसानों। और मेरी भी उम्र लगभग 50 बरस होगी, तो मैंने देखा है कि यहाँ लोगों ने पैसा, इनके किसानों ने यहाँ पैसा एक साथ अगर किसी माध्यम से देखा है तो शुगर फैक्ट्री के पेमेंट के माध्यम से ही देखा है, यानी कि गन्ने के उत्पादन और उसके सप्लाई के बाद ही देखा है। और लाख रुपया कहने में जो बहुत डर लगता था पहले, अब लाख रुपया कैसे किसानों के खाते में ऐसे ही आ जा रहे हैं, ये गन्ना के उत्पादन ने भी यहाँ दिखाया। तो मुझे आप ये भी बताएं पाठक जी कि आप जब गन्ना, जैसे कि मान लीजिए कि ये कटाई हो रही है और इसमें से चीनी मिल में अगर जाएगा, तो गन्ने का जैसे कि आप चीनी मिल में जब पहुंचा देंगे
तो वो कितने दिनों के बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा? क्या ये कैश लेना पड़ता है या वो आपके अकाउंट में सीधे आता है आरटीजीएस के द्वारा? ये क्या पद्धति है और कितना समय लगता है? डिजिटल युग की प्रारंभ हो चुकी है। वर्तमान मोदी सरकार भी इस पर काफी काम कर रही है, लेकिन मोदी जी के आने के पहले मिल ने अपना डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट वाला काम करना शुरू कर दिया, जिसके चलते किसानों को जो पहले पेमेंट लेने में काफी चुनौती का सामना करना पड़ता था। कई महीनों के बाद हम जाते थे, टोकन कटाते थे, घर आते थे, फिर 2 बजे के बाद जाकर पेमेंट लेते थे। वो सब चीज हम लोगों ने अपने बचपन बाल्यावस्था में किया है, वो बहुत ही कठिन होता था। आज जब वो डायरेक्ट हमारे खाते में क्रेडिट हो जा रहे हैं पैसे, और कहीं किसी के पास नहीं जाना है, किसी की चिरौंजी नहीं करना है, आप गन्ना गिराएं हरिनगर शुगर फैक्ट्री तो बहुत इमीडिएट पेमेंट करती है। इमीडिएट का मतलब कितना दिन लगता है? 3 दिन। 3 अगर दिन में वर्किंग आपके डे पास है पैसा तो 3 दिन में, तीसरे दिन पहले कितने दिन महीनों लग जाते थे। और उसके लिए भी जब तक आप मिल में सदैव उपस्थित नहीं होते थे, काउंटर पर लंबी लाइन नहीं लगते थे, वहां सिपाहियों के द्वारा लाठियां चलाई जाती थी। ये चीज बहुत सुधार हुआ है डिजिटल इंडिया का। ये हालांकि हमारा शुगर फैक्ट्री दोनों नरकटियागंज और हरिनगर दोनों शुगर फैक्ट्री ने यह काम पहले से शुरू कर दिया था, लेकिन आज तो बहुत आसान हो गया है। अब तो कहने का मतलब ये है जो पेमेंट के लिए हमें किसी चुनौती का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है। अभी जो बिहार सरकार ने रेट निर्धारित किया है, जो भी एरियर था उसको सडनली पेमेंट कर दिया गया किसानों के खाते में। उसके लिए किसी तरह का कोई भौतिक बिल नहीं देना पड़ा, किसी तरह का चालान नहीं देना पड़ा। वो सब तीसरे दिन चौथे दिन हरिनगर शुगर फैक्ट्री, नरकटिया शुगर फैक्ट्री ने उस समय के सप्लाई किए गए गन्ने का एरियर का भी भुगतान कर दिया। नहीं, कहने का मतलब ये है कि क्या इस सरकार के आने के बाद से जितनी तरह के पेमेंट जो लाभार्थियों को जाने वाले हैं वो सारा डिजिटलाइज किया गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं जब से इस सरकार आई है तब से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो सिस्टम एडॉप्ट किया गया, उससे किसानों को भी बहुत लाभ हुआ। किसानों को अन्य तरह के बहुत लाभ हो रहे हैं। नए नए जो डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए यह वर्तमान सरकार कर रही है, इससे लाभ हो रहे हैं। लेकिन ये जो पेमेंट वाली लाभ है, इसके पहले ही, इनके आने के पहले कांग्रेस की सरकार ने ही उसको शुरू करा दिया था। अच्छा, क्योंकि हमको याद है हम लोग 14 में इनकी सरकार आई, 14 के पहले से हम लोग के खाते में पेमेंट आते हैं। अच्छा। हमको लगता है 2008 के पहले से। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले जो व्यवस्था कर दी गई थी उसको और भी सुधार करके और भी ठीक ठाक करके लोगों को बेनिफिट ट्रांसफर करने की चीजें, ठीक है ना। अब पाठक जी हमको ये दिखाइए, थोड़ा सा गन्ने की तरफ देखे और उसको दिखाइए कि कैसे ये होता है। प्रैक्टिकली थोड़ा दर्शकों को हम दिखाते हैं कि ये गन्ने की छिलाई कैसे होती है। मैं कैमरे को और भी जूम करके आपके पास ले आता हूँ, थोड़ा सा ही बताइए। देखिए, बीज के लिए गन्ना निकाल लिया गया है। अब ये मिल में आपूर्ति करने के लिए साफ सुथरा गन्ने की हम लोग कटाई कराते हैं। और ये बहुत जरूरी है, हम किसानों की भी एक ड्यूटी है कि गन्ने जो हम सप्लाई के लिए मिल को भेजें वो साफ सुथरे होने चाहिए, छिले होने चाहिए, इसके जो जड़ है वो साफ होने चाहिए, और अच्छे ढंग से हम इसकी छिलाई करके, यानी कि ये गन्ना जो तैयार हो रहा है ये मिल में सप्लाई करने के लिए, ये शुगर फैक्ट्री में जाएगी। हाँ, शुगर फैक्ट्री में जाने के लिए हमने बीज के लिए इसमें से गन्ना कटवा लिया है। वो उसको हम लोग किसी यंत्र से नहीं बल्कि हाथ से ही उसका पत्ता निकाल करके करते हैं। पर्याप्त मात्रा में हमने करा लिया है। अब इसको सप्लाई के लिए, गन्ने की मिल में सप्लाई के लिए इसको भेजना है। ठीक है। इसकी लदनी कल हो जाएगी। एक ट्रॉली हमारा गन्ना तैयार हो चुका है और ये कल शुगर फैक्ट्री में चली जाएगी। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा। अब जरा इस मिट्टी के पर बात करते हैं। इन लोगों से, ये जो लोग हैं हमारे यहाँ किसान परिवार से, ये गन्ने की छिलाई है, ये लोग आके अपने से कर रहे हैं। इनके बारे में भी पाठक जी थोड़ा इनको पूछते हैं कुछ। आप ही पूछिए। ये लोग सभी किसान परिवार से ही हैं। हाँ, सारे लोग किसान परिवार से हैं। देखिए, ये लोग जो है अपने से छिलाई कर रहे हैं और इसको तैयार कर रहे हैं। और इसका जो हरा वाला जो पत्ता होता है, जिसको हमारे यहाँ के देसी भोजपुरी में इसको गेड़ कहा जाता है। इसको गेड़ कहा जाता है। ये सब गेड़ हो। हाँ, देखिए, इस गन्ने का जितने भी इससे निकलने वाले चीज है, सबका यूज है। अब देखिए, ये लोग ले आकर के खाना भी बनाते हैं। अच्छा। जिनके घर में प्रॉपर गैस चूल्हे नहीं जलते हैं या बिजली के यंत्र के माध्यम से भोजन नहीं बनाते हैं, वह इसका प्रयोग खाना बनाने में करते हैं। यानी जलावन के रूप में इसका उपयोग होता है। जब से शुगर फैक्ट्री चल जाती है और गन्ने की कटाई शुरू हो जाती है, तब से
गांव के 50% लोगों के यहाँ ये जलने लगता है। अच्छा। और गैस पर निर्भरता कम हो जाती है। तो हम लोग एक स्केयर रिसोर्सेज को बचा भी लेते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से। अभी दूसरी बात है कि इससे पोल्यूशन, हालांकि इससे पोल्यूशन भी बहुत कम होता है, क्योंकि इसका पूर्ण दहन हो जाता है। और पूर्ण दहन हो जाने के कारण इसका पोल्यूशन में भी बहुत ज्यादा रोल नहीं है, जैसे अन्य चीजों से होता है पोल्यूशन। तो इसका पूर्ण दहन हो जाता है 100%। अच्छा रउआ दूसरी बात है कि कितना बजे आवे नी एजा एथी ऊख छीले आ कितना बजे चल जानी? 9 बजे आ जानी लोगिन, 5 बजे चल जानी लोगिन। अच्छा, तो दिन भर में एक आदमी कितना तकले छील लेला? 100 क्विंटल चाहे 2 सबको एक आदमी 10 क्विंटल छील दी? कितना? 5 क्विंटल तकले छिला जाला ना? ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इसका एक और इसका टॉप जो होता है, ये हमारे पशुपालन जो करते हैं, पशुओं के लिए चारा का काम करता है। ये बहुत तो इसका कोई भी चीज ऐसा नहीं है गन्ने का कि ये यूज नहीं हो सकता है। अच्छा। इवन इसमें से जब शुगर फैक्ट्री रस निकाल लेती है, तब इसका कई मल्टीपर्पज यूज इसका होता है। इसी को बगास कहते हैं आप लोग? हाँ, बगास। इससे जिससे बहुत सारी चीजें बनती है। हाँ, आजकल तो इंडस्ट्रियल यूज इसके होने लगे हैं। अच्छा, क्या क्या आप इस इथेनॉल भी इसी से निकलने लगा है, जो बाई प्रोडक्ट है पेट्रोलियम पदार्थ का। हाँ। तो ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। और इथेनॉल यहाँ बिहार में तो प्रमोट करने की कोशिश सरकार कर रही है। हालांकि बहुत हद तक सफलता नहीं मिली है, लेकिन प्रयास तेज है। इथेनॉल के लिए कई तरह के अनुसंधान और रिसर्च सेंटर भी बिहार सरकार ने स्थापित किए हैं। तो आज नहीं तो कल इसका प्रभाव दिखेगा और गन्ना किसानों को उससे फायदे होंगे और मिल को भी फायदे होंगे। मिल जो अक्सर कहते हैं कि हम घाटे में चल रहे हैं, उनको भी बायो प्रोडक्ट के कारण फायदा हो सकता है, उनकी क्षतिपूर्ति हो सकती है। एक चीज और पूछना चाहते हैं जो कि काफी क्रांतिकारी है, और जो पर्यावरण के लिए जो भी आग्रही लोग हैं, जो कि चाहते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा हो, जैसे मान लिया शादी विवाह या बहुत बड़े फंक्शन पर जब हम लोग प्लास्टिक का उपयोग, प्लास्टिक का गिलास, प्लास्टिक की कटोरी, प्लास्टिक का सब इसके बनने लगे हैं अब। हाँ। तो क्या ये जो बोला जाता है कि ये गन्ने के ही वेस्टेज से बनाया गया है, बगास से बनाया गया है, ये बात सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो कैसे इसकी परिपाटी है, जरा बताइए। इसका तो जब रस निकल जाता है तो ये बगास बन करके इकट्ठा हो जाता है शुगर फैक्ट्री का। और शुगर फैक्ट्री उसको वैसे इंडस्ट्री जो प्रमोट किया गया है, बनाया गया है, जहां इसका बना लिया जाता है। गिलास भी बन रहे हैं, इसके प्लेट भी बन रहे हैं, काफी मजबूत होते हैं और काफी बढ़िया से आप उस पर खाना खा सकते हैं। काफी लोड भी दे करके खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और पाठक जी जरा बताइए कि ये जो बुआई हो रही है, इसमें क्या क्या मेथड आप एडॉप्ट करते हैं, कृपया दर्शकों को बताइए। पारंपरिक तरीके से ही खेती हो रही है, कोई इसमें नया रॉकेट साइंस नहीं लगा है। इस समय बसंतकालीन खेती में जबकि हम सह फसली ले पाने में असमर्थ होते हैं, तो उस स्थिति में हम इस क्यारी का ज्यादा प्रयोग करते हैं। अगर वहीं हम सह फसली लेने के लिए काम करें तो हम ट्रेंच मेथड लेंगे, तो ट्रेंच मेथड में हम सह फसली आसानी से ले सकते हैं। तो अभी हम एकदम बिल्कुल पारंपरिक तरीके, जो बहुत पुराने जमाने से इसी तरह के कैमरा में देखिए, इसी तरह से काम पहले भी हमारे यहाँ पूर्वजों के द्वारा भी ऐसे ही खेती की जाती थी। तो अभी बसंतकालीन में ऐसी खेती करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। और चक्र वही है, अभी इसमें फर्टिलाइजर दिया गया, इसमें उसके बाद ये 2 आँख की गेंड़ी जो है लगा दिया गया। इसमें से जो डैमेज होता है उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि लेबर उसको छांट दे और उसको लगाएं। बाकी इस पर मिट्टी की भराई, यहाँ फर्टिलाइजर दे दिया गया, अब मिट्टी की भराई हो जाएगी। अब ऐसे करके इसकी मिट्टी की भराई हो जाएगी। चाहे तो आप इसको, अभी इसमें नमी है, अगर हम चाहें तो इस पर इसी को पलटा चलवा करके, मिट्टी पूरा गिरवा कर पलटा चला करके रख दें, जिससे ये जम सकता है। और चाहे तो इसमें आधा नाली पानी मिट्टी दे करके और इसमें पानी चला सकते हैं। चलिए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा 100% जर्मिनेशन के लिए, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में नमी चारों तरफ फैल जाएगी।
चलिए, बहुत अच्छा लगा पाठक जी आपसे ये गन्ने की जो फसल जो प्रमुख फसल में आती है, केन क्रॉप में आती है बिहार के, उसको आपने बहुत ही बढ़िया से समझाया। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारे दर्शक जो इसको देख रहे होंगे वो गन्ने की फसल कैसे लगाई जाती है, कैसे रुपाई होती है, कैसे उसकी कटाई होती है, और इस पूरे पद्धति को आपने बहुत बढ़िया तरह से समझाया। तो पियरी माटी से ये रहा आपके साथ मैं कृष्ण कुमार पाठक, अपने चैनल पियरी माटी से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैंने ये वाला एपिसोड अपने ही खेतों में आके आपको दिखाया। धन्यवाद। संस्कारी है जी, हाँ हम बिहारी है जी, थोड़े संस्कारी है जी। बुद्ध का